हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वारी। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने पेन और कॉपी को ले लीजिए, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री का क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की खोज कहाँ से हुई, कैसे हम आज यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतना यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ से कैसे होके आई और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, इसकी फील्ड क्या होती है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज देखते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी किया होगा या करके देखिएगा, जो स्केल होती है प्लास्टिक की स्केल, आप उसको बालों में रफ करेंगे और जब छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, जब छोटे छोटे हम पेपर को लेंगे, पीस छोटे छोटे को, तो जब हमने रब किया था स्केल को, इसके पास लाएंगे तो देखेंगे ये अट्रैक्ट होकर उसमें चिपक जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रब करने पे उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि वो चार्ज हो जाता है, वो चार्ज की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो वही जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यही है द प्रॉपर्टी ऑफ रब सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कि किसी भी रब सब्सटेंस को रब करने के बाद जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर, उसी को कहते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आई थी, जैसे स्केल के पास पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाई रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई थी रब करने की वजह से, जैसे स्केल हमने रब की तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आया, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आई उसके अंदर, वो उसी को कहते हैं हम फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The rubbed substance which show this property of attraction are said to have become electrified or electrically charged। जैसे हमने स्केल को रब किया था वही एक सब्सटेंस ही है, या सपोज करिए मार्कर को हमने रब किया या किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगा, किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या कहेंगे कि हम ये जो मार्कर है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है या इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो ये तक यहाँ तक बातें थी। इसके बाद हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इसको 600 BC में ही ऑब्ज़र्व किया गया था कि मतलब कुछ ऐसा चार्जेस जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसको 1600 AD में बहुत ज़्यादा इसको एवॉल्व करके यहाँ पे जो नेम दिया गया है ये सब देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रीस साइंस में एक फाउंडर थे, उन्होंने सबसे पहले इसका 600 BC में उन्होंने देखा कि जो एम्बर होता है, एम्बर जो होता है वो एक येलो सब्सटेंस होता है, जेल लाइक। वो बाल्टिक सी के शोर पे पाया जाता है, मीन्स किनारे पे पाया जाता है। वो उसको जब उन्होंने वुलन क्लॉथ से रब किया तो देखा कि वो कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, फेदर्स हैं, उन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे 600 BC में इसकी खोज हो चुकी थी। लेकिन फिर 1600 AD में जो विलियम गिलबर्ट थे, जो क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक स्टडी किया था। अभी तक सिस्टमेटिक स्टडी हुई नहीं थी, तो अब उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी किया कि जो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एम्बर की तरह बिहेव करें, उन सब पे उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया। जैसे एम्बर है, ये तो 600 BC में ही पता चल गया था कि ये क्या है, एक इसको वुलन क्लॉथ से रब करने पे ये फेदर या डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इन्होंने क्या किया, जो विलियम गिलबर्ट थे, इन्होंने ऐसे ऐसे सब्सटेंस का स्टडी करने का सोचा कि जो एम्बर की तरह बिहेव करते हों, मीन्स एम्बर की तरह जैसे वो भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हों। इन हिज बुक डी मैग्नेटी ऑन द मैग्नेट, इन्होंने एक बुक लिखी मैग्नेट के ऊपर। उसमें इन्होंने ही इंट्रोड्यूस द नेम इलेक्ट्रिका फॉर सच सब्सटेंसेस। उन्होंने क्या किया था, ऐसे सब्सटेंस जो एम्बर की तरह बिहेव कर रहे थे उनको उन्होंने नेम किया इलेक्ट्रिका। In fact, the Greek name for ember is electron, which is the origin of all such words: electricity, electric force, electric charge and electron। लेकिन ग्रीक में जो एम्बर है वो इलेक्ट्रॉन है, जिससे हमने क्या किया है, ये सारे वर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ये सब यहीं से हमने
क्या किया, यहीं से इसका ओरिजिन है इन सारे वर्ड्स का। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी डिराइव फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना है वो क्या कर सकते हैं हम, चार्ज पार्टिकल से सब हमें डिराइव हो सकता है, सब मिल सकता है, सब वहाँ से हम देख सकते हैं। मैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम चार्ज इन मोशन। और जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, जब चार्ज मोशन में होता है तभी वो क्या करता है, अराइज होता है, मतलब वो तभी दिखता है, तभी हमें शो होता है। द चार्ज पार्टिकल इन मोशन एक्सर्ट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन ईच अदर। जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे, मतलब कई सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं एक साथ में और वो मोशन में है, तो एक दूसरे पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे वो लगाएंगे। हेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर स्टडीड टुगेदर एज इलेक्ट्रो, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को साथ में पढ़ाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम यहाँ से देखेंगे जो ये चैप्टर के अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, फिर यहाँ से देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस हम यहाँ से नोट डाउन करेंगे। अगर आपने यहाँ तक नोट डाउन नहीं किया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ से नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है क्या है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, किसी भी चाहे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं एक ही में, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसके दो ब्रांचेस हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो है जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो उसे हम इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं जब चार्ज एट रेस्ट, और चार्ज जब चार्ज मोशन में होगा तो उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, चार्ज इन मोशन। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, और हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, मतलब कि ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट पे होते हैं। जो मोशन में होते हैं उनको हम अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो यहाँ से आपको यहाँ से पता ही चल गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स it is the study of it is the study of electric charges at rest, या हम कह सकते हैं it is the study of static charge। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट पे है उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आपको पता है कि मैटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। न्यूक्लियस में जो कि है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि ये कहीं बाहर से लेता है। तो यही क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की, it is
an intrinsic property of matter। और आपको पता ही है कि मैटर किससे बना है। मैटर जो है वो मैटर इज अ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही क्या है, जो मैटर है बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जो इसकी सिंबल होता है, इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और जो इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट वो होती है कूलम। जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी मैटर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से ही है। तो प्रोटॉन पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वही हम लिखेंगे, ए प्रोटॉन has a positive charge, has a positive charge plus E, and an electron has negative charge माइनस E। और जो वेयर E की वैल्यू कितनी होती है, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, तो उसके पास है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, जो कि इन्होंने ही माना था कि जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इन्होंने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए हम इसे मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स। पहला है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज, and second one is first positive charge and second one is negative charge, आपको पता है कि जब ये इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पाया था कि जब पॉजिटिव चार्ज मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, जो कि एक पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ऐसा देखा गया है कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज भी रहेगा तब भी वो रिपेल करेंगे, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको यहाँ से लग रहा है कि जब लाइक मीन्स सेम चार्ज, अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कर रहा है, तब भी रिपेल कर रहा है। अगर एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जो यहीं से आएगा जो कि है लाइक चार्जेस
रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहीं से हम वही बात लिखेंगे। like charges repels each other and unlike charges attract each other। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, तब तक थोड़ा इंक डाल दें। और इसी को कहते हैं एंड जो ये स्टेटमेंट है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसी को क्या कहते हैं? एंड दिस इज नोन एज फंडामेंटल एंड दिस इज known as fundamental law of electrostatics। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप कहेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही क्या है? फंडामेंटल जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और जो प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज को टू टाइप्स में, जैसे उसके बेसिस पॉजिटिव और निगेटिव के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करना, उसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? पोलरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो हम देखेंगे जो चार्ज होता है वो हमेशा मास के साथ आता है। अब मास के साथ क्यों आता है आप पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों है कि मास के साथ आता है? तो पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चार्जेस कम्स विथ मास। आपको पता है कोई भी मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो कि निगेटिव। आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे प्रोटॉन है इक्वल अमाउंट में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी क्या बॉडी है, जितना इसके पास प्रोटॉन है उतना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इधर पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव प्लस निगेटिव जो है हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये अभी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है इस टाइम। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या है? 0 है। लेकिन जब हम इसे रब करेंगे किसी भी सब्सटेंस से तो ये क्या करेगा? अगर वर्क फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ आपको मैं बताऊंगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अभी तक आप समझ लीजिए कि वो अमाउंट होता है, वर्क फंक्शन एक अमाउंट होता है एनर्जी का, जो कि हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं तो वो क्या करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है जो आउटर सेल में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो आपको पता है कि इस पर सिर्फ पॉजिटिव का ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और एक जो बॉडी होगी उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज।
और आप देख रहे हैं कि जब ये बॉडी चार्ज हो रही है तो इस पर क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब ये चार्ज हो रही है। तो जो चार्ज आते हैं वो हमेशा मास के साथ आते हैं। अगर मास ना रहे, अगर कोई मैटर ही नहीं है तो उस पर अगर कोई मास नहीं है मतलब वो मैटर है ही नहीं। मैटर नहीं है तो मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही नहीं तो चार्ज हो ही नहीं सकता। तो यही है, इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज तभी आएगा जब किसी भी बॉडी के पास मास हो। जब मास रहेगा तभी चार्ज रहेगा। आपने जैसे रब किया, इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे जाएगा तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी से जा रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हम चार्ज और मास का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। जो चार्ज और एक मास। चार्ज आपको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो चार्ज होता है, सॉरी ये जो मास है m इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है m0/1 - v²/c²। आप तक अभी नहीं सुना, अभी तक आपने सुना होगा कि मास कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जो है रेस्ट मास, ये है रेस्ट मास, और ये है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो v है वेलोसिटी है, जो v है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो अब ये क्या करता है, मास डिपेंड होता है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास क्या करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है कि मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप यहाँ पे सपोज करिए, जब आप 10 km/h से भी अगर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नीचे लाइट की स्पीड की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, वो क्या है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो जो इसकी वैल्यू आती है बहुत कम आती है। बहुत कम आने की वजह से जो m है वो अप्रॉक्सीमेटली m0 के इक्वल होता है। तो m0 के इक्वल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो किसी भी बॉडी, जो कोई भी बॉडी है उसका क्या होगा, जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट, वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी बॉडी की बात करते हैं तो उसका m0 जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। m0 क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे वेलोसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो जो m0 की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हाँ, इस केस में जो मास है वो स्पीड पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली m जो है m0 की इक्वल आता है। इसकी वजह से हम जो बिगर बॉडीज़ हैं उनके लिए कहते हैं कांस्टेंट है। लेकिन जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं उनके पास स्पीड भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, और तो स्पीड ऑफ जो लाइट है यहाँ पे कुछ वैल्यू आती है। तो इसकी वजह से जब आप m0 को डिवाइड करेंगे तो कुछ कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो मास होता है स्पीड, वो डिपेंड करता है स्पीड पे। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज जो है, चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब चार्ज पे, अगर चार्ज सपोज करिए 5 कूलम का है एट 600 km/h, तो अगर हम उसे कर दें 1000 km/h, स्पीड बढ़ा भी दें हम इसकी, तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो 5 कूलम का अगर उसके पास 5 कूलम का चार्ज है तो 5 कूलम का ही चार्ज रहेगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और कंडक्टर, इंसुलेटर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।